बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पिछले क्लास में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर। उसमें हमने देखा कि जो इसका फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाती हैं, एक किडनी। और उसके अंदर जो रेनल पायरामिड्स थी उसके अंदर नेफ्रॉन्स थी। आज हम देखेंगे कि वो नेफ्रॉन कैसे वर्क करके कैसे फंक्शन करता है और उसमें से ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को अलग करता है। तो वो आज हम आज के टॉपिक में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि ऑलमोस्ट ओवर देन 1 मिलियन इन ईच किडनी। नेफ्रॉन्स किडनी में कितनी होती हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा मिलकर एक किडनी बनाती हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कहते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है रेनल कॉर्पसल और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। ये हमारे पास नॉन ट्यूब्यूलर पार्ट है और ये ट्यूब्यूलर पार्ट है। अब अगर इसके रेनल कॉर्पसल के देखें तो इसके मजीद 2 हमारे पास इसके हैं पोर्शन। एक है हमारे पास बोमन्स कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। और जो अगर रेनल ट्यूब्यूल का देखें तो इसके मजीद हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, सेकंड है लूप ऑफ हेनले, थर्ड है हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब अगर हम देखें बोमन कैप्सूल, उसके बारे में कहते हैं ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। कप की तरह का ये स्ट्रक्चर है जो हम नेक्स्ट इसके आगे स्ट्रक्चर में देखने भी वाले हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। लूप ऑफ हेनले की क्या है, यू शेप्ड है। ये यू शेप स्ट्रक्चर है इसका। लूप ऑफ हेनले इसका, जिसको इसने फाइंड आउट किया उसके नेम के बेस पर इसका नेम रख दिया गया है लूप ऑफ हेनले, जिसने इस स्ट्रक्चर को ड्रा किया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब हम देखने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास ये कप शेप्ड ये जो स्ट्रक्चर है कप शेप्ड, ये हमारे पास क्या है, बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल ने किसको सराउंड किया हुआ है, ये अंदर इसके क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या है, इसको क्या हमने नेम दिया था, ग्लोमेरुलस। अब कहते हैं कि ये जो इसका एंड जिससे आती हैं इसके क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल। ये जो आने वाली आर्टरीज हैं ये इसका क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर इसके अंदर ये क्या बन जाती हैं, कैपिलरीज, और निकलने के बाद क्या है इनका, इफेरेंट आर्ट्रियोल। ए और ई का डिफरेंस है। जो इनका एंटर वाला इनका पार्ट है ये क्या है, अफेरेंट आर्ट्रियोल, और जो इनका एग्जिट है ये क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल। हैं दोनों ही आर्ट्रियोल। क्यों, क्योंकि इनमें है दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, आर्ट्रियोल। जो हमारे पास लंग्स में हमने देखा था तो वो क्या था, पहले आर्ट्रियोल था, कैपिलरीज के बाद वो क्या बन गया था, वेन्यूल्स। लेकिन यहाँ पर वेन्यूल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का तो मामला ही नहीं है। यहाँ पे तो जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ऑक्सीजनेटेड ही जा रहा है वापस, इसलिए ये हो गया आर्ट्रियोल। यहाँ पर तो जस्ट जो है इसका वेस्ट है जो इसके अंदर से वो इसका फिल्टर होगा। अब ये यहाँ तक जो हमारा पोर्शन है ये था हमारे पास है नॉन ट्यूब्यूलर पोर्शन, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसके बाद जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, ट्यूब्यूलर पोर्शन। ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये कन्वोल्यूटेड, ये जो बालदार, कन्वोल्यूटेड कहते हैं बालदार, ये जो बालदार ये जो पहला पोर्शन है ये कौन सा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद हमारे पास ये क्या आता है, ये जो लूप है यू शेप्ड, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो दोबारा हमारे पास ये बालदार पोर्शन आ रहा है ये क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के एंड पर हमारे पास ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट लगी है, जहाँ से वेस्ट ये सारे, यहाँ से ढेर सारे नेफ्रॉन आकर अपना वेस्ट है इसके अंदर डालते हैं और ये सारे वेस्ट को कलेक्ट करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं, पैपिलरी डक्ट्स, और पैपिलरी डक्ट्स जाकर क्या मिलकर एक रेनल जो आर्टरी यूरेटर्स में जाकर गिरती है। ये हमारा था इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा। हमारे पास क्या है, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद लूप ऑफ हेनले
उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। अब हम इनका फंक्शन देखेंगे कि कैसे ये फिल्टर कैसे करती है। अब अगर हम फंक्शन किडनी का देखें तो कहते हैं ये फिल्ट्रेशन के इसके ये 3 स्टेप्स हैं। पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या कैसे होगी, क्या है, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, जब यहाँ पे अगर ट्यूब्यूल्स बनती हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो वेन थी, आर्टरी थी, वो बड़ी थी, जैसे ही उसका कम हुआ, तंग हो गई, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब भी एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो इसके कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। जब प्रेशर के साथ यहाँ से गुजरेगा तो जैसे हमने देखा पाइप है, अगर पाइप में अगर कोई सुराख है तो आप आगे उसके एंड पे अगर आप अपना फिंगर से उसको बंद करते हैं, उसका एरिया कम करते हैं, तो पीछे अगर पाइप में कहीं सुराख है तो वहाँ से पानी दूर दूर गिरना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर से जो वेस्ट हैं वो किधर फिल्टर हो चल जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में, वो यहाँ ब्लड से निकलकर इधर फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ फिल्टर होती है, वाटर, साल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज, ये जो सब चीज़ें हैं ये यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं। सिर्फ हमारे पास ब्लड सेल्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये दोनों नहीं हो सकते फिल्टर, ये नहीं होती क्योंकि ये साइज़ में बड़ी होती हैं, पोर्स जो हैं वो छोटे होते हैं, पोर्स छोटे हैं, इसलिए ये नहीं फिल्टर होंगी। बाकी ये जो वाटर, साल्ट, यूरिया है ये यहाँ से फिल्टर होकर किस में आ जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल में। बोमन्स कैप्सूल में, कैप्सूल से कि नेक्स्ट कौन सा पोर्शन था हमारे पास, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इधर आ गया। अब इसका क्या फंक्शन है, हर पार्ट का अपना फंक्शन है। जैसे इसका क्या, बोमन कैप्सूल का क्या था कि फिल्टर होकर ये हमारे पास वाटर, साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज इसमें आ गया। अब यहाँ पर क्या होगी, और इसके बाद अब सेकंड स्टेप होगा हमारे पास है, क्या था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों है, अब इसमें से दोबारा जो यूजफुल हैं वो दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहते हैं कि जो हमारे पास फिल्ट्रेट बना है, जो हम फिल्टर होने के बाद जो मिलता है वो हम कहते हैं फिल्ट्रेट में से 99% दोबारा उसको क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब कैसे होता है, थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू 99% फिल्ट्रेट को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जस्ट 1% वेस्ट हमारे पास बचता है। अब वो कैसे एब्जॉर्ब होता है यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर तकरीबन 60% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। 60% जो उसमें से यूज़फुल हैं हमारे पास मटेरियल्स, वो यहाँ से मिनरल्स हो गए, ग्लूकोज जैसे है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जब आते हैं लूप ऑफ हेनले के ये 2 लिम्स हैं, ये इसके हमारे पास डिसेंडिंग लिम्स है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये असेंडिंग लिम्ब है क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। कहते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है, इसमें से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है थ्रू ऑस्मोसिस आपने पीछे देख चुके हैं कि लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से वाटर जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, ये याद रखना है। अब अगर हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, सॉल्ट जो है रीअब्जॉर्ब होगा। कैसे, थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के थ्रू असेंडिंग लिम्ब में ये एब्जॉर्ब होगा और डिसेंडिंग में वाटर होगा थ्रू ऑस्मोसिस। उसके बाद हमारे पास आता है जो इसका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें भी और कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या मजीद एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। जितने हमारे बॉडी को चाहिए वो सारा वो एब्जॉर्ब यहाँ पर भी। लास्ट ये जो पोर्शन है डिस्टल का मतलब होता है कि बाद में आने वाला, और प्रॉक्सिमल आता है पहले, ओरिजिन से जो पहले पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल जो उसके नज़दीक है,
और डिस्टल एंड जो रीजन से दूर एंड है वो होगा डिस्टल। तो डिस्टल में क्या होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जो उसके बाद वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट होते हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। इवन कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब जो तीसरा हमारे पास स्टेप था इसका, वो था ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या कहते हैं डिफरेंट आयंस जो हैं, मोस्टली क्या होते हैं हाइड्रोजन आयंस, कैराटिनिन और यूरिया, ये क्या आती हैं, इसमें दोबारा इसकी कहते हैं सिक्रीशन होती है। अब इस सब को किसने सराउंड किया हुआ है, आर्टरीज ने। कहते हैं कि यहाँ से ये जो हमारे पास आर्टरीज ब्लड के अंदर जो हमारे पास हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, जो हाइड्रोजन आयंस हैं, कैराटिनिन है, यूरिया है, वो यहाँ से किधर आ जाता है, इधर लूप ऑफ हेनले के अंदर। यहाँ से जो है वो यूज़फुल मटेरियल जो है वाटर वो उधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यूज़फुल चीज़ें उधर चली जाएंगी, वहाँ से वो जो ब्लड के पास अभी भी वेस्ट है वो यहाँ से इस लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये थिन है, यहाँ तक ये जो है इसका थिन पोर्शन है, यहाँ से फिर ये थिक होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से ये इजीली इनको ये इसमें सिक्रीशन हो जाती है। तो यहाँ से दोबारा जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसमें हो जाएगी यूज़फुल की, और यूज़फुल दोबारा उधर वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये क्यों होते हैं, ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों हो रही है, वहाँ पर ही क्यों नहीं हुई ऊपर ग्लोमेरुलस में। कहते हैं कि ये जो आयंस हाइड्रोजन आयंस हैं ये क्या होते हैं, ये इधर हाँ ब्लड से इस लूप के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं। क्यों, टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए। आपको पता है कि पीएच क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस है। अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगी तो उसकी क्या हो जाएगा, पीएच ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमारे ब्लड की होती है पीएच वो क्या है, 7.35 से 7.45 है, इतनी होनी चाहिए इस रेंज में। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो हार्मफुल है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है, जिसमें हाइड्रोजन आयंस वो दोबारा इसके अंदर सिक्रीट आउट कर देते हैं लूप के अंदर, ताकि पीएच की को मेंटेन रखा जाए। कितनी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी और पीएच ज़्यादा होती जाएगी। तो कहते हैं कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में वाटर एब्जॉर्ब होकर साल्ट एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो फिर लास्ट पे वाटर बचता है वो हमारा वेस्ट यूरिन होता है, जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि यूरिन इज 1% ऑफ फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट यहाँ पर बना था इसमें ग्लोमेरुलस से, उसमें से हमने बोला कि 99% तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पीछे जो जस्ट 1% बचा वो हमारे पास क्या है, यूरिन होता है। वही यूरिन की अमाउंट है, वो कहती हैं कि हमारे पास एक हेल्दी पर्सन के पास 1.4 लीटर पर डे यूरिन सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। तो एक्सक्रीशन होती है उसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे किडनी जो है वो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है, वो कैसे वेस्ट को रिलीज करती है हमारी बॉडी से। तो आज हमने उसका जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।